चलिए तो अपन बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक कहते हैं। देखो भाई ऊतक क्या होते हैं? ऊतक सिंपल सी बात, कोशिकाओं का समूह है, सभी को पता है आपको। कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है? समान होती है, एक जैसी होती है और मिलकर एक जैसा काम करते हैं। इनको अपन क्या बोल देते हैं? ऊतक कह देते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऊतक में अपन 4 प्रकार के ऊतकों की बात करेंगे यहाँ पर। तो टिश्यू के प्रकार और इनकी उत्पत्ति देखते हैं अपन कि कौन सा ऊतक किस उत्पत्ति का है। फिर एक एक करके उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक की उत्पत्ति क्या होती है? एक्टो भी हो सकती है, मीजो भी हो सकती है और एंडोडर्म भी हो सकती है। किसी भी जनन स्तर से ये विकसित हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग से है। दूसरा कौन सा है? सायोजी ऊतक। उत्पत्ति किससे? उत्पत्ति मीजोडर्म से। तीसरा कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक। उत्पत्ति किससे? मीजोडर्म से, कुछ अपवाद को छोड़कर। वो अपवाद अपन पेशियों में पढ़ते हैं। और फोर्थ है इसमें तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक की उत्पत्ति किससे? एक्टोडर्म से, कुछ अपवाद को छोड़कर। वो तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं, वो माइक्रोबियल सेल्स पढ़ी थी। तो यहाँ पर उत्पत्ति है जनरल, अपन ने लिखा है, अपवाद नहीं लिखे यहाँ पे। हमें यहाँ पर उपकला और संयोजी पढ़ना है। पेशीय ऊतक तो अपन लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं या पेशीय संकुचन पढ़ते हैं। और तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिकाओं में पढ़ाया था, जिसमें तंत्रिकाओं के प्रकार हो गए, तंत्रिकाओं की संरचना हो गई, ठीक है ना, एक ध्रुवीय बहुध्रुवीय, वो पढ़े थे ना सारी तंत्रिकाएं। वो सारा तंत्रिका बात का यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है? उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू या जिसको क्या बोलते हैं अपन? उपकला ऊतक। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ या वृद्धि। अपॉन ग्रोथ का मतलब है, अपॉन मतलब किसी के ऊपर और ग्रोथ का मतलब वृद्धि करना। तो उपकला ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू जो नाम दिया गया ना, वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। किसी ना किसी ऊतक के ऊपर वृद्धि करेगा। संयोजी ऊतक भी हो सकता है, पेशीय ऊतक भी हो सकता है। ये किसी ना किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? एपिथेलियल। तो एपिथेलियल का मतलब ये है अपॉन ग्रोथ, ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे के ऊपर वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अब उपकला ऊतक जो होगा, इस उपकला ऊतक में ये क्या करता है? ये अंगों की, ये देहभित्ति व शरीर के जो भी अंग है उनका आवरण भी बनाता है और उनका अस्तर भी बनाता है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी अंग है हमारे शरीर का या हमारी देहभित्ति है, उसके सबसे बाहरी स्तर भी बनाएगा और सबसे आंतरिक स्तर भी इसी की बनी होगी। बीच में कुछ और होगा। सबसे बाहर होगा, बाहर मतलब आवरण हो गया, और सबसे अंदर मतलब अस्तर हो गया। तो सबसे बाहर उपकला ऊतक, सबसे अंदर उपकला ऊतक, बीच में कुछ और ऊतक होंगे, ठीक है। जैसे हृदय, कोई भी अंग ले लो, हृदय ले लो, हृदय के सबसे बाहर उपकला ऊतक, सबसे अंदर उपकला ऊतक, बीच में फिर वो पेशियां आ जाती हैं, ठीक है। तो मतलब आवरण भी बनाता है और अस्तर भी बनाता है। आवरण मतलब बाहरी, अस्तर मतलब आंतरिक, ठीक है। इतनी बात है क्लियर? तो ये आवरण और क्या बनाएगा? अस्तर बनाएगा। उपकला ऊतक जो होती है, इनकी कोशिकाएं बहुत पास पास में होती हैं। जब कोशिकाएं पास पास में होगी तो कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय द्रव, या क्या बोलते हैं? अधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स, अधात्री मैट्रिक्स, इसके नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये बताओ, जब कोशिकाएं बिल्कुल पास पास में होंगी तो कोशिकाओं के बीच का जो पदार्थ है वो कम होगा, ज्यादा होगा? तो कोशिकाएं जब बहुत पास पास में, इसका मतलब कोशिकाओं के बीच में पदार्थ बहुत कम है ना। तो अंतर कोशिकीय द्रव्य यहाँ पर क्या होता है? ये कम होता है। ये कैसा होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? बात समझ में आई? क्योंकि कोशिकाएं बहुत पास पास में होती है, इसलिए अंतर कोशिकीय द्रव्य नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। होता तो है, कम होता है। इसमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित हैं। इन ऊतक में रक्त वाहिनियां अनुपस्थित हैं। भाई रक्त वाहिनियां अनुपस्थित है तो फिर पोषण कहां से मिलता होगा इनको? रक्त वाहिनियां अनुपस्थित है, लेकिन पोषण तो चाहिए ना। रक्त का काम क्या होता है? पोषण वितरित करने का। अब हम कह रहे हैं रक्त वाहिनियां नहीं है लेकिन पोषण तो चाहिए इनको। पोषण कहां से मिलता होगा? पोषण इनके नीचे स्थित संयोजी ऊतक से मिलता है, क्योंकि जनरली ये संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि करते हैं। तो इनके नीचे जो संयोजी ऊतक होंगे उनमें तो रक्त वाहिनियां होंगी, वहां तो पोषण आ रहा होगा। वही पोषण विसरण के माध्यम से इनमें आ जाता है, वही पोषण विसरण के माध्यम से इनमें आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है, रक्त वाहिनियां तो क्या है? इनमें अनुपस्थित है। तो ये जो पोषण, ये नीचे स्थित संयोजी ऊतक की वाहिनियों से विसरण द्वारा पोषण लेती हैं। विसरण द्वारा पोषण लेती है। नीचे जो वाहिनियां हैं उनसे पोषण लेती हैं। किसके द्वारा पोषण आता है? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। इनमें खुद रक्त वाहिनियां नहीं होती। पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है मतलब ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो तेजी से फिर से बन जाते हैं। भाई त्वचा की सबसे बाहरी स्तर इसी की बनी हुई है। अब त्वचा की बिल्कुल बाहरी स्तर पे कोई कट लग जाता है, बहुत जल्दी हील भी हो जाता है, बहुत जल्दी वो फिर से सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपकला ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये जो होता है तुरंत जो है इनके घाव भर जाते हैं। तो पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक है। अच्छा, इनकी कोशिकाएं, जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये किस पर स्थित होती हैं? आधारीय झिल्ली पर स्थित होती है। आधारीय झिल्ली है जिसको अपन क्या बोलते हैं? आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो इनकी जो कोशिकाएं हैं, ये आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कुछ बातें अपन पढ़ेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली। तो भाई देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे पहली बात अकोशिकीय होती है। कैसी होती है? अकोशिकीय होती है। कोशिकाओं से नहीं बनती, तो किससे बनती है वो भी बता रहा हूँ। अकोशिकीय होती है, दोहरी स्तर से बनी होती है। दोहरी स्तर होती है इसमें, ठीक है। मतलब देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि ये हो गई आधारीय झिल्ली, ये है आधारीय झिल्ली। इसके ऊपर क्या होंगी? उपकला कोशिकाएं,
तो ये हो गई क्या, उपकला कोशिका। आधारीय झिल्ली के ऊपर ये क्या हो गई, एपिथेलियल सेल, या जिसको अपन ने क्या बोल दिया, उपकला कोशिका। नीचे क्या होगा बोलो, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने कहा कि जहां पे उपकला ऊतक है वो किसके ऊपर वृद्धि कर रहा है, जनरली सहयोगी ऊतक। तो ये सहयोगी ऊतक, ये झिल्ली जो है वो आधारी झिल्ली है, देखिए दो परतों से मिलकर बनी है। अब वैसे दोनों जुड़ी हुई है, लेकिन ये समझने के लिए अपन अलग अलग बना रहे हैं कि ये दोहरे स्तर से मिलकर बनी है। तो दोहरा स्तर किस तरीके से है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर एक स्तर ये है, दूसरा स्तर ये है, इस तरह से दोहरे स्तर से मिलकर बनी है। ऊपर वाले स्तर को कहते हैं इसका बेसल लेमिना, ऊपर वाला स्तर कहलाता है बेसल लेमिना, जो कि बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। म्यूकोपॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं ना हाइड्रोनिक अम्ल वगैरह बायोमोलिक्यूल में, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बनी हुई है बेसल लेमिना। ठीक है, और ये किसके संपर्क में होती है, किसके संपर्क में बताओ, एपिथेलियल को, उपकला कोशिकाओं के। और इसको बनाने वाली भी कौन है, उपकला कोशिकाएं ही हैं, मतलब उपकला सेल्स द्वारा स्रावित होती है, उपकला कोशिकाओं द्वारा, उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित है। ठीक है, तो ये जो है बेसल लेमिना किसकी बनी है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसके संपर्क में है, उपकला ऊतक के। बनाया भी किसने इसको, उपकला ऊतक, जिसके संपर्क में है उसी ने बनाया। नीचे वाली जो लेमिना है, नीचे वाली जो लेयर है, इसको कहते हैं रेटिकुलर या फाइब्रस लेमिना। इसको अपन कहते हैं रेटिकुलर या फाइब्रस लेमिना। ये जो रेटिकुलर या फाइब्रस लेमिना है, ये बनी है कोलेजन तंतुओं की। किसकी बनी है, कोलेजन और रेटिकुलर तंतु है इसमें, मतलब ये तंतुओं की बनी है, सीधी सी बात है। और ये किसके संपर्क में है बताओ, ये किसके संपर्क में होती है, संयोजी ऊतक के, कनेक्टिव टिश्यू के, जो सीधी से मैंने लिखा है यहाँ पर। और इसको बनाने वाला भी कौन है, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बनती है। इसको बनाता कौन है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो जिसके संपर्क में है वो उसी से बन रही है। बेसल लेमिना उपकला कोशिकाओं के संपर्क में है, उपकला कोशिकाओं से बन रही है। रेटिकुलर लेमिना कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में है, तो कनेक्टिव टिश्यू ही उसको बना रहा है। ठीक है ना, तो जो जिसके संपर्क में है वो उसी से बन रही है। तो यहाँ पर देखो कोई भी कोशिकाएं हैं क्या, इसमें कोई भी कोशिका दिखी क्या, नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा, आप कोशिकाओं से नहीं बनी। किससे बनी है, तंतुओं से और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे। और ये दोनों स्तर अलग अलग नहीं है, चिपकी हुई एक ही है। वो तो अपने बताने के लिए, क्योंकि इसकी ऊपरी परत किसी दूसरी चीज की बनी है और निचली दूसरी चीज की बनी है, इसलिए अपन ने इसको अलग अलग करके दिखाया, अदरवाइज ये अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई है बस। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, तो यहाँ पर उपकला जो कोशिकाएं होंगी वो इस झिल्ली पर उपस्थित होती हैं, और इस झिल्ली को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए, अब अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की। और उपकला ऊतक के उदाहरण याद रखना सबसे भयंकर बात है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें जो होते हैं इसके प्रकार पढ़ते हैं। चलो, उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के उपकला ऊतक हैं, सरल और संयुक्त। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उपकला ऊतक के प्रकार और इसके उदाहरण अपन पढ़ेंगे। उपकला ऊतक दो प्रकार का, एक तो सरल या जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल, और दूसरा क्या है, कंपाउंड या जिसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त। देखिएगा इन दोनों में क्या अंतर है। सरल उपकला जो होगी, जो सरल उपकला होगी, वो केवल कोशिकाओं का एक स्तर होगी, कोशिकाओं की एक ही स्तर है। संयुक्त एक के ऊपर एक कई सारी स्तर होंगे। ठीक है, तो सरल उपकला क्या है, ये एकल स्तर है। और ये कंपाउंड कैसी होती है, बहु स्तर होती है। इसमें एक से ज्यादा, एक के ऊपर एक कई सारी स्तर होंगी। जैसे सरल में तो एक ही स्तर है, और संयुक्त में एक के ऊपर एक कई सारी स्तर होंगी। अच्छा, सरल का काम क्या होगा, एक ही स्तर है, देखो एक ही स्तर है, तो क्या ये सुरक्षा का काम कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि सुरक्षा के लिए बुद्धि को सुरक्षा की जरूरत है इनको। तो ये क्या सुरक्षा करेगी, ठीक है ना, बुद्धि तो वही वाली बात होगी, बहुत पतला सा पर्दा है, बोले पर्दा सुरक्षा करेगा, पर्दा क्या सुरक्षा करेगा, सुरक्षा को दीवार करेगी। ठीक है, तो पर्दा तो सरल उपकला जो होती है ये सुरक्षा का काम नहीं करती, बाकी सारे काम करेगी। ये जो है अवशोषण में सहायता करेगी, स्त्रवण में सहायता करेगी, निषियंदन में सहायता करेगी, अभी अपन अलग अलग जगह पढ़ेंगे भी इसको, विसरण में सहायता करेगी, ये युग्मक भी बनाएगी, युग्मक बनाएगी मतलब जनन में सहायता करेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों में सरल उपकला काम करती है। और जो संयुक्त है वो किसमें काम करेगी, संयुक्त का मुख्य काम क्या होगा, संयुक्त का मुख्य काम होगा सुरक्षात्मक, आवरण बनाना, सुरक्षा प्रदान करना, आवरणीय अस्तर जो भी बनाए। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले तो सरल कितने प्रकार की होती है। अच्छा, सरल उपकला है, इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा है, और सरल उपकला के एग्जांपल इतने सरल नहीं है, इन्हीं को याद करने में सबसे ज्यादा जोड़ आता है टिश्यू में। तो एकल स्तर जो होगी, एकल स्तर कौन कौन सी होती है, एक तो मतलब सरल उपकला में कौन सी होती है, शल्की होती है, शल्की मतलब स्क्वैमस। सरल में अपन पढ़ेंगे घनाकार, घनाकार मतलब क्यूबॉइडल। इसमें पढ़ेंगे अपन स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब कॉलमनर। इसमें अपन पढ़ेंगे सीलिएटेड अलग से, सीलिएटेड जो होती है जिसको क्या बोलते हैं, पक्षमाभी। और इसी में ही अपन पढ़ेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब, स्यूडो का मतलब कूट, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुस्तरित या स्तरित भी कह सकते हैं। और कंपाउंड में अपन दो प्रकार पढ़ेंगे, कंपाउंड में अपन दो प्रकार पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड जिसको सामान्य भाषा में अपन क्या बोल देते हैं, स्तरित कह देते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल जिसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती कहते हैं। इनके बारे में अपन को पढ़ना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो हमको ये सभी एक एक करके उपकला ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं, उन प्रकारों के उदाहरण। इसमें केवल जो आता है, जो क्वेश्चन आते हैं मेनली उदाहरण पे आएगा, या एक एक दो लाइन जो मैं आपको अलग से बताऊंगा इनके बारे में, बस उस पे आएगा। ठीक है, उपकला ऊतक में क्वेश्चन तो यहाँ इतना समझ में आ गया। एक तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है सारी। अब आगे अपन सबके एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे और क्या होती है उसको थोड़ा सा एक एक दो लाइन में समझेंगे। चलिए, तो अपन बात करते हैं सरल उपकला में। सबसे पहले सरल शल्की उपकला की, सरल शल्की उपकला या जिसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखिए, शल्की का, सरल का मतलब तो आपको पता है एकल स्तर होगी, शल्की का मतलब क्या है, चपटी कोशिकाएं। शल्की अपन किसको बोलते हैं, शल्क के समान चपटी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, शल्की। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चपटी कोशिकाओं की एकल स्तर है, चपटी कोशिकाओं की
चपटी कोशिकाओं की एकल स्तर होती है। इस तरह से देखेंगे आप तो ये है चपटी कोशिकाओं की एकल स्तर है, इसको अपन कहते हैं सरल शल की उपकला। अब देखिए अगर आप ये साइड से देख रहे हो, मतलब ये जो व्यू देख रहे हो कहां से देख रहे हो, साइड से, तो जब साइड से देखोगे जहां पर केंद्रक होता है वहां पर ये उभरी हुई होती है ना, मतलब आप इस तरह से देख रहे हो, इसको साइड से यहां से देख रहे हो भैया, तो ये चपटी स्तर दिखाई दे रही है, ठीक है, जहां पे केंद्रक है वहां थोड़ी सी क्या है, उभरी हुई है, तो इस कारण से ऐसी लहरदार दिखाई देगी, ऐसी लहरदार दिखाई देगी। और सतह से देखोगे ऊपर से तो आपको ये अलग दिखाई देगी, और यहां से दिख रहे हो तो ऐसी दिख रही है, सरफेस से देखोगे तो अलग दिखेगी ना। अब ये व्यू देख रहे हो आप इसका, ठीक है, तो साइड से तो कैसी दिखाई दे रही है, चपटी दिखाई दे रही है, और जहां पर केंद्रक है वहां पर क्या है, जहां पर केंद्रक है वहां उभरी हुई है, तो ऐसी तो हजारों लाखों कोशिकाएं होंगी, तो आपको ऐसी दिखाई देगी लहरदार, और इसी लहरदार को अपन क्या बोलते हैं, इसलिए इसको टेसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। टेसिलेटेड उपकला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लहरदार दिखाई देती है। अब सरफेस से अगर देखोगे आप, सतह से ऊपर से देखोगे अब इसको, तो ऊपर से देखोगे तो आपको कोशिकाएं एक दूसरे से जैसे टाइल से जुड़ी होती है ना फर्श में, वैसी जुड़ी हुई दिखेंगी। अगर आप सतह से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी, ये सतह से ऊपर से सरफेस से, ये टाइल्स के समान, जैसे टाइल्स के किनारे एक दूसरे से चिपके होते हैं ना, वैसे ये भी एक दूसरे से लगभग चिपकी होती है, इसलिए इनका दूसरा नाम भी है, ये दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको, पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। क्योंकि पेवमेंट उपकला कहने का कारण अलग है, क्यों, टाइल के समान, जो फर्श के टाइल होते हैं, टाइल्स होते हैं उनके समान, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट। तो यहाँ पर आपको उपकला उठक से एक क्वेश्चन सीधा सीधा यही आता है, उपकला उठक के दो सरल शल की उपकला के दो अतिरिक्त नाम क्या है, वो क्या नाम है बोलो, क्या नाम है, टेसिलेटेड और दूसरा पेवमेंट, ये दोनों नाम याद रखने। सरल शल की उपकला के दो अतिरिक्त नाम क्या है, टेसिलेटेड और पेवमेंट, ठीक है। अब इसके उदाहरण आप इसको कई सारी जगह बाम से याद रख सकते हो, बाम से याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। बाम का मतलब ये तो हो गया वोमेन कैप्सूल, जो वोमेन संपुट नेफ्रॉन में होगा। ए का मतलब एल्वियोलाई या पुबिका, एम का मतलब मीजोथीलियम, और ई का मतलब एंडोथीलियम। भाई एंडोथीलियम रक्तवाहिनी में होती है ना, जो रक्तवाहिनी का स्तर बनाती है, और मीजोथीलियम क्या है, मीजोथीलियम क्या है, जो शरीर की गुहा का स्तर बनाती है, शरीर की जो गुहा है ना हमारी, जिसके अंदर गुहा के अंदर ही तो सारे अंग है, वो गुहा का जो स्तर बनाती है वो क्या कहलाती है, मीजोथीलियम, ठीक है। तो शरीर की गुहा का, तो बाम से याद रहेगा, ये BAME से याद रखना, ये उसके उदाहरण है। दूसरा प्रकार चलिए देखते हैं, सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। भाई सरल घनाकार उपकला, भाई सरल का मतलब एकल स्तर, घनाकार का मतलब घनाकार कोशिकाएं, भाई ये सरल घनाकार ऐसी होगी, केंद्रक बीच में होगा, गोल होगा, और यहाँ पर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, यहाँ माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। ये जो है माइक्रोविलाई किस लिए होते हैं, कहीं पर भी होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। तो अगर माइक्रोविलाई होंगे तो ये ब्रश के समान दिखेगी, तो हम इसको ब्रश बॉर्डर कह देंगे, और नहीं होंगे तो सरल घनाकार है बिना माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई होंगे तो फिर क्या कह देंगे, जहां माइक्रोविलाई होते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रश बॉर्डर कहते हैं ना, जहां माइक्रोविलाई होते हैं उसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण बस, इसमें कोई याद रखने वाली खास बात नहीं है, बस सिंपल और इसके उदाहरण याद रखने हैं। लेकिन उदाहरण के लिए एक ट्रिक है, इसके भी ट्रिक ये है कि टेंशन ऐसे ना ले जियो शान से, एग्जांपल भी याद कर लेना, नहीं तो सर ने बोला टेंशन ही नहीं लेनी, तो क्या टेंशन ऐसे ना ले जियो शान से, ये ट्रिक है, इसमें सारे उदाहरण है इसके। टेंशन का मतलब टी से थायराइड, थायराइड पुटिका जो होती है ना उसमें मिलेगी। ऐसे का मतलब ऐसे नहीं, आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा पैंक्रियाज में। एन ना ले, एन का मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में मिलेगी पीसीटी में, ठीक है। जियो शान से, जियो मतलब जर्मिनल या जनन उपकला, जो जनन उपकला आप पढ़ते हो अंडाशय में, वृषण में, वो सब यही है, क्यूबॉइडल है, घनाकार है, ठीक है ना। शान से एक तो श्वेत ग्रंथि जो होती है, और एस ई का मतलब सेबेसियस ग्लैंड की ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड में भी मिलेगी। सेबेसियस मतलब कौन सी होती है, तेल ग्रंथि, और ये श्वेत ग्लैंड कौन सी है, पसीना ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा, ये इसके उदाहरण पूरे, ठीक है। टेंशन ऐसे ना ले जियो शान से, ठीक है, याद रह जाएगी, नहीं क्या याद रह जाएगी, तो ये याद रह जाएगी। अब एग्जांपल याद रहेंगे, इसमें अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत कहां पर है, देख लो, वहां माइक्रोविलाई है, बाकी जगह माइक्रोविलाई नहीं है, सिंपल सी बात, कहां है बताओ, बढ़ाने की जरूरत नेफ्रॉन में है ना, तो नेफ्रॉन में माइक्रोविलाई होगी, जहां अवशोषण का क्षेत्रफल लग रहा है बढ़ाने की जरूरत है, वहां ब्रश बॉर्डर है, जैसे कि नेफ्रॉन के पीसीटी में, वहां ब्रश बॉर्डर होगी, बाकी की जगह बिना ब्रश बॉर्डर वाली होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतना याद हो जाएगा, ठीक है। तो सरल सल्की में दो बातें याद रखनी है, क्या क्या, इसके दोनों नाम कौन कौन से, टेसिलेटेड और, तो यहाँ पर तो सरल सल्की उपकला के दो नाम कौन कौन से हो गए, एक तो टेसिलेटेड, दूसरे एग्जांपल किससे याद रखोगे, बी मतलब वोमेन कैप्सूल, ए मतलब पुटिका, ई मीजोथीलियम शरीर की गुहा की अस्तर, और एंडोथीलियम, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं किससे आते हैं, वो एग्जांपल से आते हैं। एग्जांपल कैसे याद रखोगे, टेंशन ऐसे नाले जियो शान से, टी से थायराइड पुटिका, ए से एसिनी जो पैंक्रियाज में होती है, एन से नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस भाग में, पीसीटी में, जी से जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम, शान से मतलब स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, या जिसको अपन कहते हैं सरल स्तंभाकार, सिंपल कॉलमनर या सरल स्तंभाकार उपकला की अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो सरल स्तंभाकार उपकला है या सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, कोशिकाएं लंबी होंगी। भाई स्तंभाकार का मतलब क्या है, कोशिकाएं लंबी होंगी। इनके जो केंद्रक है, ध्यान रखिएगा, इनके केंद्रक बीच में नहीं होते, केंद्रक कहां पर होते हैं, केंद्रक लंबे होते हैं, एक तो गोल नहीं होते, और कहां पर होते हैं, आधार की तरफ,
बेस की तरफ होते हैं, आधार की ओर होते हैं इनके केंद्र। जैसे बाकी तो सामान्य कोशिकाएं जब पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं केंद्र जो होगा वो केंद्र में होगा, लेकिन इसका केंद्र केंद्र में नहीं है, नीचे की तरफ है, आधारीय भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी जो है माइक्रोविलाई हो सकते हैं। जब माइक्रोविलाई होंगे तो क्या काम करेंगे, अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, और माइक्रोविलाई होंगे तो इनको ब्रश बॉर्डर कहेंगे। ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार है, जैसे वहां ब्रश बॉर्डर घनाकार थी, यहाँ ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार होगी, तो ये जो होगी यहाँ पर इसको अपन ब्रश बॉर्डर कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छा कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है स्तंभाकार जो कि श्लेष्मा का स्त्राव करने लगती है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या निकालने लगती हैं, म्यूकस या श्लेष्मा निकालने लगती हैं, इनको अपन कहते हैं गोबलेट सेल। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है गोबलेट सेल, ठीक है। तो अब स्तंभाकार के देखो उदाहरण की तरफ चलते हैं, स्तंभाकार के क्या क्या एग्जांपल होंगे। तो स्तंभाकार के एग्जांपल कैसे याद रखोगे आप, हाँ इसके लिए भी एक ट्रिक है। बिल्ली गाय, बिल्ली गाना गाएगी अभी, बिल्ली गाय रात से को सी की लिखते हैं, रात से सुबह, बिल्ली गाय रात से सुबह, और आईडी बनाए एफ बी बताए, हाँ मॉडर्न मिली है, एफ बी व्हाट्सएप भी बताए, तो उसको व्हाट्सएप लिखेंगे, ठीक है। रात से सुबह गाना गा रही है और आईडी भी बना रही है, देखो फेसबुक और व्हाट्सएप पे है ना। तो बिल्ली गाय रात से सुबह, आईडी बनाए एफ बी व्हाट्सएप। इससे आप इसके एग्जांपल याद रख सकते हो, किसके, कॉलमनर के। कैसे याद रखोगे, चलो देखते हैं क्या क्या है भाई। बिल्ली, बी से है, बी से बाइल डक्ट, पित्त नलिका जो होती है, एल आई से है लिवर, गाय से है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, यहाँ पे इंटेस्टाइन आ जाएगी, इंटेस्टाइन में रेक्टम, रेक्टम हो गया, कोलोन हो गया, ठीक है, रेक्टम हो गया, कोलोन हो गया। यहाँ पर रात से सुबह, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिलाइवरी ग्लैंड में कुछ, सिलाइवरी ग्लैंड। आई से इलियम, डी से डिओडिनम, एफ से फैलोपियन ट्यूब, बी से आ जाएगी ब्रोंकाई, बी से ब्रोंकाई है, और दूसरा भी है बी से वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन में होगी। ब्रेन में कहां पर होंगे, वेंट्रिकल में, किस रूप में, एपेंडिमल एपिथेलियम, एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम क्या होती है, जो मस्तिष्क की लाइनिंग होती है ना ब्रेन की, वेंट्रिकल की, उसको एपेंडिमल एपिथेलियम, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, बी से क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस। ई से क्या हो गया, एपिडिडाइमिस, अधिवेशन होता है ना, एपिडिडाइमिस। तो ये है इसके, तो इसे आप याद रख सकते हो, बिल्ली गाय रात से सुबह, आईडी बनाए एफ बी व्हाट्सएप। इससे आपको इसके एग्जांपल याद रह जाएंगे। किसके एग्जांपल है, कॉलमनर के। अब कॉलमनर में जहां अवशोषण की जरूरत होगी वहां माइक्रोविलाई होगी, तो भाई देख लो माइक्रोविलाई वाली कहां पे होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो माइक्रोविलाई वाली एक तो गॉल ब्लैडर में भी होती है, एम लिख रहा हूं, एम मतलब माइक्रोविलाई, इलियम में माइक्रोविलाई, डिओडिनम में माइक्रोविलाई, हालांकि जिजोनम में भी होती है, वो इससे समझ आ जाता है कि पूरी छोटी आंत में होगी, ठीक है ना। यहाँ माइक्रोविलाई वाली होगी जो आपको जहां एम लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अवशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना जरूरी है। यहाँ अवशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई मिलेगी, होगी सभी जगह क्या, कॉलमनर होगी, ठीक है। तो ये है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें माइक्रोविलाई भी है और विदाउट माइक्रोविलाई भी है। इसी तरह से अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम या सरल पक्षमाभी उपकला, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम या सरल पक्षमाभी उपकला, ठीक है। तो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम जो होती है भाई, इसमें सीलिया होंगे, कहने का मतलब क्या है, क्या होंगे, सीलिया होंगे। ये घनाकार भी हो सकती है और स्तंभाकार भी हो सकती है, भाई सीलिया घनाकार पे भी हो सकते हैं और स्तंभाकार पे भी। सीलिया क्या होते हैं, जो कि रोम के समान, बाल के समान, हेयर लाइक प्रोसेस होती है, ये सीलिया है। और सीलिया का कार्य क्या होता है, सीलिया किसी भी कण को, किसी भी द्रव्य को विशिष्ट दिशा में गति कराते हैं, ठीक है। किसी द्रव्य को, किसी कण को, जैसे कि म्यूकस होता है भाई, हमारी श्वसन मार्ग में होंगे सीलिया। श्वसन मार्ग में सीलिया क्या करेंगे, जो श्लेष्मा होगा उसको फेफड़ों में नहीं जाने देंगे, उसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे फेरिंक्स में, जिससे कि वो श्लेष्मा म्यूकस फेफड़ों में ना जा पाए। फेलोपियन नलिका में होंगे सीलिया, तो फेलोपियन नलिका में जो सीलिया होंगे वो क्या करेंगे, अंडे की गति कराएंगे, ठीक है, अंडे की गति कराएंगे किस तरफ, गर्भाशय की तरफ। तो मतलब सीलिया जो है किसी भी कण को, किसी भी द्रव को क्या करते हैं, एक विशिष्ट दिशा में गति कराते हैं, विशिष्ट दिशा में गति कराते हैं। हालांकि दो प्रकार के होते हैं सीलिया, सीलिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया का मतलब जिनमें गति नहीं होती, और दूसरे होते हैं काइनोसीलिया, जो गतिशील होते हैं। काइनोसीलिया असल में एक्चुअल सीलिया है जो क्या होते हैं, गतिशील। स्टीरियोसीलिया तो क्या करते हैं, जैसे किसी भी कोशिका में ऐसे रहेंगे सीधे, ये गति नहीं करते। जैसे अपने वहां पर भी पढ़े थे, आपको ध्यान रखो, कहां पर, ईयर में पढ़े थे, ईयर में बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एयर सेल्स थी, उनके ऊपर सीलिया थे, ऊपर टेक्टोरियल झिल्ली थी। तो वो सीलिया किसी को गति कराने के लिए नहीं है, वो सीलिया तो टेक्टोरियल झिल्ली से जुड़े हुए थे। जब वो झिल्ली गति करेगी तो सीलिया बैंड होते हैं, और इसी का बैंडिंग पैटर्न जो होता है वो मस्तिष्क में जाता है, यही पढ़ा था ना। तो वो कौन से सीलिया थे, वो स्टीरियोसीलिया थे, ठीक है। तो स्टीरियोसीलिया वाली उपकला कहां मिलेगी, ये आपको कण में मिलेगी। स्टीरियोसीलिया आपको एपिडिडाइमिस में मिलेंगे, एपिडिडाइमिस में भी स्टीरियोसीलिया मिलेंगे। और एपेंडिमल एपिथेलियम, एपेंडाइमल एपिथेलियम अभी बताया ना क्या होती है, जो मस्तिष्क की गुहाओं का अस्तर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपेंडाइमल एपिथेलियम। तो यहाँ पर स्टीरियोसीलिया मिलेंगे। और काइनोसीलिया कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ गति कराने की जरूरत होगी, काइनोसीलिया आपके फैलोपियन ट्यूब में मिलेंगे, काइनोसीलिया वाली जो है ब्रोंकाई में मिलेगी, काइनोसीलिया जो है यहाँ पर ट्रेकिया में भी तो मिलेंगे, ठीक है, ब्रोंकाई में मिलेगी, ब्रोंकाई के साथ साथ ट्रेकिया में मिलेंगे काइनोसीलिया, ठीक है। तो यहाँ काइनोसीलिया मिलते हैं जो कि किसी भी कण को गति कराते हैं, द्रव को गति कराते हैं। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी, सिंपल सीलिएटेड के बाद
अपन ने पढ़ी थी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। भाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड असल में जिसको अपन क्या बोलते हैं, कूट स्तरित या कूट बहुस्तरित, यही कहते हैं ना। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या कूट स्तरित क्या होती है? ये जो कूट स्तरित होती है ये असल में स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। होती कैसी हैं? स्तंभाकार, लेकिन हमको बहुस्तरित दिखाई देती है। होती है सिंगल, तभी तो सरल में पढ़ रहे हैं, इसको किसमें पढ़ रहे हैं? सरल में, क्योंकि होती तो क्या है? सिंगल, लेकिन दिखती कैसी है? बहुस्तरित। क्या होता है, जैसे कि अगर कोई सरफेस है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्तंभाकार कोशिकाएं, एक लाइन इधर है, एक इसके आगे, एक इसके आगे, ऐसी बहुत सारी स्तंभाकार कोशिकाएं लाइन में जमी हुई है, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं है। एक के ऊपर एक होती तो वो सरल नहीं होती, लेकिन लाइनें तो बहुत सारी है ना यहाँ पर, पूरे उसमें व्यवस्थित है ना। अब इनमें कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं लंबी है और कुछ छोटी है, कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं लंबी है और कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं छोटी है। तो जब अपन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि एक स्तर नीचे है, दूसरी स्तर उसके ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है। वो है तो एक ही स्तर, बस अंतर कितना है? कुछ कोशिकाएं लंबी है और कुछ कोशिकाएं छोटी है। लेकिन जब हम देखते हैं, क्योंकि उसके केंद्रक भी अलग अलग लेवल पे होंगे, तो हमको दिखता है कि केंद्रक की एक स्तर नीचे है, दूसरी स्तर उसके ऊपर। हमको ये फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं है, वो आगे पीछे है सारी। तो हमको लगती तो कैसी है? हमको लगती तो है बहुस्तरित, लेकिन होती कैसी है? एकल स्तर होती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कूट स्तरित या कूट बहुस्तरित। देखो मतलब इस तरह से, कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं तो लंबी होंगी, कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं इनमें लंबी होती है, और कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं इनमें इस तरह से छोटी होती है। ये स्तंभाकार कोशिकाएं कुछ छोटी हैं, कुछ लंबी हैं। तो भाई इनके केंद्रक यहाँ आधार की तरफ ऐसे बना देते हैं। छोटी वाली कोशिका, स्तंभाकार कोशिकाओं के केंद्रक लेकिन गोल होते हैं और केंद्र में होते हैं। तो हमको क्या लगता है असल में, ये अलग अलग प्रकार के केंद्रक दिखते हैं ना अलग अलग स्तर पे। तो जब अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको लगता है ये एक के ऊपर एक है, लेकिन ये एक के ऊपर एक नहीं है, एक साथ ही है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कूट स्तरित होती है ये भिन्न आकार की स्तंभाकार सेल्स द्वारा बनती है। इसमें एक तो होती है लंबी कोशिकाएं और दूसरी होती है छोटी। लंबी कोशिकाओं के केंद्रक तो वही जैसे स्तंभाकार के सामान्य होते हैं, कहाँ? आधार पर होंगे, और कैसे होंगे? लंबे होंगे। लेकिन छोटी के जो केंद्रक होते हैं, इनका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक एक तो मध्य में होगा और दूसरा कैसा होगा? गोल होगा। अच्छा, ये दो तरह की हो सकती है, सीलिया युक्त भी हो सकती है और बिना सीलिया के भी हो सकती है। अगर सीलिया युक्त है तो सीलिया केवल लंबी स्तंभाकार पे मिलेगा, छोटी स्तंभाकार पे नहीं मिलेगा, अगर सीलिया युक्त है तो। और सीलिया युक्त नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर सीलिया युक्त है तो सीलिया कहाँ मिलेंगे? लंबी। छोटी स्तंभाकार पे सीलिया कभी नहीं होंगे। कहाँ कहाँ पे मिलती है, चलिए देखते हैं। तो एक तो पक्षमार्ग रहित, जिनमें पक्षमार्ग नहीं होते, उसमें याद रखना मेल यूरिथ्रा जो होता है, और दूसरा है पैरोटिड लाल ग्रंथि। हमारी सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ही होती है ना, वहां मिलेगी। और पक्षमाभि वाली कहाँ मिलेगी? तो पक्षमाभि वाली आपको मिल जाएगी, ये आपको ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में ये भी मिलेगी, ब्रोंकाई में भी मिलेगी, ये आपको ट्रेकिया में भी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, क्योंकि इसमें फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रोंकाई ट्रेकिया में मुख्य रूप से कौन सी मिलती है, तो इसलिए अपन इसको यहाँ नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं ब्रोंकियोल केवल, क्योंकि ब्रोंकियोल में सबसे ज्यादा ये वाली होती है। कौन सी? सरल पक्षमाभि। कूट स्तरित में पक्षमाभि जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में। ठीक है, ये ब्रोंकाई, ये क्या होगी? ब्रोंकियोल मतलब क्या बोलते हैं? श्वसनी का ना, और ब्रोंकाई का मतलब क्या बोलते हैं? ये श्वसनी कहते हैं ना, इसको श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो श्वसनी में और ट्रेकिया में जो मिलेगी वो सीलिएटेड तो सब जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरे जो श्वसन मार्ग में सीलिया क्यों है? म्यूकस को, श्लेष्मा को ऊपर की तरफ लाना है। बस उसमें अंतर ये है कि कुछ भाग में कूट स्तरित है, कुछ भाग में सरल है। सीधी सी सरल मतलब या तो घनाकार है या स्तंभाकार है। ठीक है, और बाकी है तो पूरी जगह सीलिया मिलेगी आपको। तो ये था सरल उपकला के बारे में। सरल के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? भाई सरल उपकला के बाद अपन ने पढ़ा था संयुक्त उपकला। संयुक्त के दो प्रकार पढ़े थे। तो ये सरल उपकला तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपन ने पढ़ा था यहाँ पर संयुक्त उपकला, और संयुक्त उपकला के दो प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड या इसको क्या बोलते हैं? स्तरित। इनका मुख्य कार्य बताओ। हाँ, संयुक्त उपकला का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना, इनका मुख्य कार्य है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड होती है, देखो अलग अलग होती है। ये शल्की भी हो सकती है, ये घनाकार भी हो सकती है, और ये स्तंभाकार भी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, शल्की भी, घनाकार भी और स्तंभाकार भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है किस पर, मैं आपको बताता हूँ। सभी, चाहे कोई सा भी प्रकार हो, इसकी जो आधारीय स्तर होगी, ये जो आधारीय स्तर है, ये या तो घनाकार होगी या स्तंभाकार होगी। बीच वाली जो स्तर होगी ये बहुकोणीय पॉलीगोनल होगी। बीच वाली जो स्तर होगी वो इस तरह से, बीच में 3 से 4 स्तर हो सकती हैं। ये स्तर कौन सी होगी? ये जो इनकी मध्य स्तर है, ये मध्य स्तर, ये कैसी होगी? बहुकोणीय। ठीक है, और सबसे ऊपर वाली स्तर ये डिसाइड करेगी कि ये स्ट्रेटिफाइड का कौन सा प्रकार है। ये तो सबके लिए क्या है? कॉमन। ये सबके लिए कॉमन है। सबसे ऊपर वाली स्तर अगर शल्की उपकला की है तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो जाएगी। सबसे ऊपर वाली स्तर अगर घनाकार की है तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगी, और सबसे ऊपर वाली स्तर अगर स्तंभाकार की है तो ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो जाएगी। बात आई समझ में? तो सबसे ऊपर वाली स्तर ये डिसाइड करेगी कि ये क्या है। अगर मैं सबसे ऊपर वाली स्तर चपटी कोशिकाओं की बना दूं तो इसका मतलब ये कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, अगर ये घनाकार बना देता तो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड थी, स्तंभाकार हो जाती तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे ऊपरी स्तर की, अगर मैंने यहाँ पर क्या बनाई है? शल्की बनाई है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर सबसे ऊपरी स्तर शल्की है, इसका मतलब मैं स्तरित शल्की उपकला की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये स्तरित शल्की उपकला दो प्रकार की होती है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कह सकते हैं ना अपन इसको,
अपन कह रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है केराटिन युक्त और दूसरी होती है केराटिन रहित। एक है केराटिन युक्त, दूसरी है केराटिन रहित। अब केराटिन युक्त का मतलब क्या होगा? जिसमें केराटिन प्रोटीन होगा, और ध्यान रखना केराटिन प्रोटीन जहां पर भी होता है वो उस भाग को जल के लिए अपारगम में बना देता है, उस भाग को क्या करेगा? जल के लिए अपारगम में बना देगा, और क्योंकि प्रोटीन होगा तो वो इस पर मृत भी होती है, कॉर्निफाइड कहते हैं जिसको। तो जहां केराटिन युक्त जो होगी वो कैसी होगी? एक तो शुष्क होगी, मृत होगी, जल के लिए क्या होगी? जल के लिए अपारगम में होगी। अच्छा, जल के लिए अपारगम में होगी मतलब कौन से भागों में मिलेगी? जहां से जल की हानि होने का खतरा ज्यादा, भाई शरीर के ऐसे भागों में मिलेगी जहां से जल उड़ने का खतरा ज्यादा है, कि ऐसा ना हो कि गर्मी हो तो सूख जाए पूरा, भाई नहीं तो त्वचा के ऊपरी स्तर वातावरण के संपर्क में। अब अपन धूप में खड़े रहे तो ऐसा तो नहीं है कि सूख जाते हैं बिल्कुल। बोले एकदम से ऐसे कैसे हो गए, क्या हो गया? बोले सर बहुत देर से धूप में थे, फिर बोले ज्यादा हो गए, तो बोले आज ज्यादा देर नहा लिए तो पानी अंदर चला गया है ना, ठीक है, तो आज बोले फूले से लग रहे हो। हाँ बस, तो मतलब हमारी, लेकिन बारिश तरह ऐसा होता नहीं, ज्यादा नहाने से हम मोटे नहीं हो रहे, ज्यादा धूप में खड़े रहने से हम सिकुड़ के नहीं आ रहे, ठीक है। तो मतलब क्या इसका? नहीं तो सिकुड़ के आएंगे, बोलेंगे इनको थोड़ी देर पानी में डालो, है ना, थोड़े से इनको नॉर्मल हो रहे तो फिर उसके बाद क्लास करना है ना। तो ऐसा नहीं होता। नहीं क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी बाहरी स्थल जल के लिए अब सूखी शुष्क भी है, भाई वो ग्रंथियां स्राव निकालती है, वो लगे ये तो है तो शुष्क ना, और ऊपर वाली परत मृत भी तो है। आप स्किन घिसते ऊपर वाली परत निकलती रहती है और लगातार बनती रहती है, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो क्या है? मृत है, ठीक है। तो वो जो है वो कैसी है? केराटिन युक्त है और जल के लिए अपारगम है। तो मतलब ये जो है ऐसे भागों में मिलेगी, ये ऐसे भागों में पाई जाती है, ये ऐसे भागों में पाई जाती है जो वातावरण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि वहां से जल की हानि होने का खतरा ज्यादा है। तो वहां पर ऐसी परत चाहिए जो जल के लिए पारगम ना हो। तो जैसे उदाहरण के लिए चलो बात करते हैं, उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम, त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम। त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम, त्वचा तो बहुत मोटी है, कई परतों से मिलकर बनी है, सारी परत मृत थोड़ी है, केवल ऊपर वाली परत मृत है ना, ठीक है। तो ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम, को वहां पर मिलेगी। बात करें केराटिन रहित की, तो ये केराटिन रहित जल के लिए क्या होती है? अब ये दिक्कत ये है कि ये जल के लिए कैसी है? पारगम है। तो भाई जो वातावरण के सीधे संपर्क में होते हैं वहां तो होने का इनका मतलब है ही नहीं, ये ऐसी जगह पर है भाई जल के लिए पारगम है, तो ज्यादा गर्मी होने पर इनसे जल निकल के उड़ भी सकता है। तो ये ऐसे भागों में मिलेगी जो एक तो वातावरण के संपर्क में नहीं है, और जो पहले से किसी ना किसी स्राव के द्वारा गीले रखे हुए, क्योंकि अगर वो भाग पहले से स्राव के द्वारा गीले होंगे तो फिर गीले होंगे तो जल कहां से होगा? होगा वहां से नहीं होगा। तो ऐसे स्थानों में, ये ऐसे भागों में पाई जाती है जो किसी स्राव द्वारा कैसे होते हैं? नम होते, पहले से नम होते। जैसे बताओ एग्जांपल में क्या बोलोगे? कौन कौन से भाग? मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, मलाशय, ये सब जगह होगी, ठीक है। तो मतलब आहार नाल में अंदर तो है ही, कुछ भी एग्जांपल इसके रख लो, जहां भी आपको केराटिन और केराटिन रहित पूछे तो देख लेना वो भाग किसी स्राव से गीला है या नहीं है, उसके हिसाब से होगा। मुखगुहा हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। नेत्र में भी तो मिलेगी, नेत्र में कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर कंजंक्टिवा तो वो यही तो है, ठीक है। नेत्र में मिलेगी आपको, और कहाँ? योनि वेजाइना में मिलेगी, ठीक है। तो ये मतलब जाओ पहले से किसी स्राव द्वारा क्या है? नम है, वहां से जल के वाष्पीकृत होने का खतरा नहीं है, क्योंकि पहले से नम है, तो वहां पर ये हो सकती है। लेकिन जो शुष्क है वहां से तो जल वाष्पीकृत हो सकता है, तो वहां पर कौन सी होती है? केराटिन युक्त होती है, क्योंकि वहां से तो उसको अपारगम में बनाना पड़ेगा, नहीं तो जल क्या हो जाएगा? वहां से वाष्पीकृत हो जाएगा, बात समझ में आई? तो ये उदाहरण है, समझ गया उदाहरण में याद रखने, यहाँ तो छोटी मोटी बातें जो है। अच्छा चलिए, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है, लेकिन दोनों के एग्जाम जनरली एग्जाम पर पूछे नहीं जाते। एग्जाम में लिखने हैं तो लिख लो, नहीं लिखने तो छोड़ दो, क्योंकि केवल यही पूछते हैं। अगर स्ट्रेटिफाइड पूछते हैं ना तो केवल स्क्वेमस पूछते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनर नहीं पूछते। बताओ, मैं लिखवा देता हूँ, बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी है। सिंपल तो सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल क्या होगा? वही सेम स्ट्रक्चर होगा, नीचे तो घनाकारी स्तंभाकारी होगी, बीच में होगी, सबसे ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो कौन सी हो जाएगी? वो घनाकार हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखने के लिए ट्रिक, एक्सटेंशन, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक्सटेंशन के स्वीट समोसे, एक्सटेंशन के स्वीट समोसे, एक लाइन तो ये है, दूसरी आप अलग से, वहां बाहर पान फेंको, वहां बाहर पान फेंको, ठीक है। ये दो लाइनें याद रखनी है, इससे आपको इसके एग्जांपल याद होंगे। एक्सटेंशन के स्वीट समोसे और वहां बाहर पान फेंको। एक्सटेंशन का मतलब नाम समझ में आ गया होगा। एक्सटेंशन कहां पर होती है? कहां होती है? पैरों के लाल ग्रंथि की होती है। कैसे? कुछ नहीं, स्वीट से समझ में आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट ग्रंथि होती है। एस ए से सलाइवरी डक्ट में मिलेगी, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है ना, जैसे मैंने लिखी है एक्सटेंशन डक्ट है, जैसे और भी डक्ट में मिल जाती है। एम ओ, एम ओ से है, कुछ मेमोरी ग्लैंड में भी मिलेगी। एस ई से सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस डक्ट में भी मिलेगी। मेमोरी ग्लैंड में क्या? मेमोरी डक्ट में ऐसा सेबेसियस डक्ट में मिलेगी। मुख्यतः ये नलिकाओं में मिलती है ज्यादातर, दुग्ध ग्रंथि की नलिकाएं हो गई, लाल ग्रंथि की नलिकाएं हो गई। जैसे लाल ग्रंथि की एक्सटेंशन नलिका भी होती है, लाल ग्रंथि में वाटर नलिका भी होती है ना, तो देखो वहां बात पांच में वाटर भी आ गई, वाटर नलिका। बी ए से बार्थोलिन ग्लैंड की जो नलिका होती है, बार्थोलिन नलिका, बार्थोलिन नलिका सब इक्वल लाल ग्रंथि जो होती है। भाई लाल ग्रंथि तीन प्रकार की होती है ना, एक की नलिका एक्सटेंशन, दूसरे की नलिका वाटन, और तीसरे की नलिका इसी को कहते हैं रिविनस। बार्थोलिन नलिका या इसको रिविनस नलिका भी कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस एक ही है।
दोनों एक ही है, इसलिए ध्यान रखना बार्फिलिन नलिका बार्फिलिन ग्लैंड की नहीं है। वो बार्फिलिन ग्लैंड तो जनन तंत्र का भाग है और ये लाल ग्रंथि का भाग क्या भाव है, ठीक है। फेंको से आपका आ जाएगा फीमेल यूरिथ्रा, फीमेल यूरिथ्रा, और यहाँ वो से आ जाएगा कंजंक्टिवा। ये इसके एग्जांपल हो गए किसके, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। लास्ट है स्ट्रेटिफाइड, कौन सी आ जाएगी, कॉलमनर बची ना स्तंभाकार, कॉलमनर एपिथेलियम। इसके तो दो ही एग्जांपल याद रख लो बस, एक तो एपिग्लॉटिस और एक लैरिंक्स। तो ये सारी उपकला यहाँ पर खत्म हो गई स्ट्रेटिफाइड में। अब दूसरी अपन ने पढ़ी थी ट्रांजिशनल, याद है, संयुक्त उपकला में दो प्रकार की पढ़ी थी, एक स्ट्रेटिफाइड पढ़ी थी और दूसरी, तो यहाँ जगह बची है नहीं, यहाँ लिखी, दूसरी कौन सी पढ़ी थी अपन ने, ट्रांजिशनल, या जिसको क्या बोलते हैं अंतर्वर्ती, ट्रांजिशनल या अंतर्वर्ती। अच्छा, इस उपकला की खास बात क्या है कि इस उपकला की खास बात यह है कि इसमें आधारीय उपकला नहीं, आधारीय मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर उपकला ऊतक में मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर आधारीय झिल्ली अनुपस्थित है, ये खास बात है। तो ज्यादा प्रत्यास्थ हो गई है, इसके नीचे कोई बेस नहीं है ना, तो ये ज्यादा खिंच सकती है, इनमें प्रत्यास्थता ज्यादा है। कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये मिलेंगी एक तो वृक्कीय श्रोणी में, किडनी का भाग पढ़ते हो ना, वृक्कीय श्रोणी से क्या निकलता है, यूरेटर, यूरेटर किसमें खुलता है, मूत्राशय में, और मूत्राशय किसमें खुलता है, मूत्रमार्ग, लेकिन मूत्रमार्ग का अग्रभाग केवल, मूत्रमार्ग का आगे वाला भाग, यहाँ सब जगह कंटिन्यूएशन में है, मतलब लगातार। भाई किडनी से अपन पढ़ते हैं, किडनी में, किडनी का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा तो ये वृक्कीय श्रोणी पढ़ी होगी, रीनल पेल्विस कहते हैं जिसको। भाई किडनी में अपन इस तरीके से पढ़ते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस कहलाता है, यहाँ से यूरेटर निकलता है जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, और ये मूत्रमार्ग इसके अग्रभाग तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, इतने भागों तक है। इसको कहते हैं ट्रांजिशनल या अंतर्वर्ती उपकला। इसका दूसरा नाम यूरोथीलियम भी है, इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरोथीलियम मूत्रमार्ग में मिलती है, आप देख रहे हो ना, पूरे मूत्रमार्ग में ही है जहां पर भी, इसलिए इसको मतलब यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरोथीलियम। ठीक है, तो ये तो हो गई चलिए अपना जो एपिथेलियल टिश्यू थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। भाई उपकला ऊतक ग्रंथियां भी तो बनाते हैं, और ऐसे उपकला ऊतक जो कोई स्राव को निकालने लगते हैं उनको हम ग्रंथिल उपकला कहते हैं, और वही ग्रंथिल उपकला मिलकर क्या बनाती है, ग्रंथियां बनाती हैं। तो अब अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर या जिसको क्या बोलते हैं ग्रंथिल उपकला या एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और यही ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या बनाती है, ग्लैंड्स या ग्रंथि बनती है। अब यहाँ पर अपन अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ध्यान रखिएगा, या तो घनाकार होगी या स्तंभाकार होगी। ग्रंथियां कभी भी शल्की उपकला से मिलकर नहीं बनती, घनाकार उपकला बनाती है ग्रंथियां, और दूसरी ग्रंथियां और दूसरे प्रकार की कौन सी हो सकती हैं, स्तंभाकार जो ग्रंथियां बनाती हैं, कभी भी शल्की उपकला ग्रंथियां नहीं बनाती। तो चलिए अब अपन इनकी बात करेंगे, ग्रंथियों के प्रकार पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया, ग्रंथियां किससे बनी है, उपकला ऊतक से बनी है, ठीक है ना, ग्रंथियां उपकला ऊतक से बनी है। अब जो ग्रंथियां उपकला ऊतक से बनी है, उन ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो भाई ग्रंथियों के प्रकार अगर देखें अपन, ग्रंथियों के प्रकार तो देखो, पहला प्रकार तो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। पहला तो सिंपल प्रकार अपन क्या ले लेंगे, एक तो होती है अंतःस्रावी, दूसरी होती है बाह्यस्रावी। भाई दोनों में क्या अंतर है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, अपने स्राव को सीधे कहां छोड़ती हैं, रक्त में छोड़ती है, वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और बाह्यस्रावी क्या होती है, नलिकीय होती है, जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो एग्जांपल आपको दोनों के बताइए। और तीसरे प्रकार की और ले लो तो हम क्या कहते हैं, मिश्रित होती है, मिक्स भी तो होती है। तो मिक्स में कौन कौन सी आ जाती है, पेंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी, ये मिक्स में आ जाती है, जिसका कुछ भाग अंतःस्रावी भी है, कुछ भाग बाह्यस्रावी भी है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के को हार्मोन निकलते हैं, और बाह्यस्रावी से एंजाइम निकलते हैं जनरली। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीरोक्राइन, ठीक है। या इसको अपन हिंदी में अगर देखें तो होलोक्राइन को कहते हैं पूर्णभंजी, एपोक्राइन को कहते हैं शीर्षभंजी, और मीरोक्राइन को किसको कहते हैं, अभंजी। एक क्राइन है असल में इसका नाम ना, मीरोक्राइन को एक क्राइन भी कहते हैं। अब इनका मतलब क्या है, चलो ये देखते हैं। इन तीनों प्रकार की ग्रंथियां, मेन बात ग्रंथियों के बारे में यही ग्रंथियां हैं जिन पे खूब क्वेश्चन आते हैं। ये है तीनों, समझ में आई, डायग्राम बने तीनों के, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पहले वाले। पूर्णभंजी उपकला ऊतकों में जब स्राव बनेगा उसका, और जब स्राव कोशिका से बाहर निकलेगा तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। ये स्राव बना निकला तो पूरी कोशिका नष्ट हो गई। शीर्षभंजी ग्रंथियां इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव पहले तो शीर्ष भाग में इकट्ठा हो जाएगा और केवल शीर्ष भाग अलग होगा, बाकी कोशिका बच जाएगी। और अंश अभंजी वो होती हैं जिसमें कि, अभंजी का मतलब क्या है, जिसमें कि ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें स्राव निकला तो कोशिका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि स्राव विसरण के माध्यम से बाहर निकला। तो मतलब पूर्णभंजी कोशिकाओं में स्राव को निकालते समय क्या होती है, पूरी कोशिका नष्ट होती है। इसमें क्या होता है, केवल शीर्ष भाग अलग होता है। और यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, कोशिका को क्षति, यहाँ पर कोशिका को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती। तीनों के मतलब समझ में आए। होलोक्राइन मतलब ही पूर्णभंजी है, मतलब पूरी कोशिका नष्ट, ठीक है। शीर्षभंजी एपोक्राइन मतलब थोड़ी सी कोशिका नष्ट, और मीरोक्राइन का मतलब है कोई कोशिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनका स्राव इतना पतला होता है ना कि वो विसरण के माध्यम से ही बाहर निकल आता है। तो अपने स्राव को किस तरीके से निकालेंगी उसके आधार पर ग्रंथियां तीन प्रकार की हैं। इसके एग्जांपल पूर्णभंजी में सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड मतलब कौन सी, तेल ग्रंथि हो गई,
यहाँ पे हो गई दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि, और बाकी की सारी इसमें लगभग आती हैं। कौन सी हो गई? स्ट्रेट ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथि, पैंक्रियाज, बाकी की सारी इसमें लिखो। लाल ग्रंथि हो गई, पैंक्रियाज हो गई, आंतरिक ग्रंथि हो गई, सब किसमें आ गई? मीनोग्राइन। उनमें एक एक याद रखो, बाकी की सब यहाँ आ जाए। अगर आपसे सेबेसियस ग्लैंड पूछे तो वो कौन सी है? होलोग्राइन। दुग्ध ग्रंथि पूछे तो कौन सी है? एपोग्राइन। बाकी की कोई सी भी पूछे तो वो क्या है? बाकी की सारी मीनोग्राइन। ठीक है, बाकी की जो भी बची वो सारी क्या है? मीनोग्राइन में आ जाएगी। ठीक है, तो एक एक उसका याद रख लो, बाकी तो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, फिर स्त्राव के आधार पर अगर देखें तो ग्रंथियां फिर एक तो होती है सीरस, इस तरह से लिख लेते हैं। एक होती है एक कोशिकीय और दूसरी ग्रंथि होती है बहुकोशिकीय। भाई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय ग्रंथि कौन कौन सी है बताओ? एक कोशिकीय ग्रंथियां गोबलेट सेल जो म्यूकस निकालती है ना, श्लेष्मा का स्राव करती है, वो हर एक कोशिका एक ग्रंथि का काम करती है। मतलब कोशिकाओं का समूह नहीं है, वो एक कोशिका एक ग्रंथि की तरह। पेनिस सेल ये भी एक कोशिकीय ग्रंथि है। बाकी जो बची सारी किसमें लिख लो? बाकी सारी बहुकोशिकीय है मैक्सिमम तो। ठीक है ना, तो ये कोशिकाओं के आधार पर ग्रंथियों के प्रकार। अभी उनकी नलिकाओं के आधार पर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना नोट कर लो।